नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है अभी टेट के एग्जाम जो है वो चले हुए हैं और आपका भी टेट का एग्जाम होगा। अगर आज आपका टेट का एग्जाम है तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। और जिसका भी टेट का एग्जाम है वो पेपर के बाद काइंडली हमें पेपर ईमेल कर देना। पेपर ईमेल करने के लिए अपनी ईमेल आईडी से आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, allexam31@gmail.com। यहाँ पर आप हमें ईमेल जो है वो कर सकते हैं और उस पेपर को भी हम जल्दी डिस्कस कर देंगे। आप हमें ईमेल कर दें जल्दी से। अगर अभी हम क्वेश्चन नंबर 123 से जो है वो डिस्कस करेंगे, टैट के हिसाब से हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 में बोलते हैं बाबा भड़वाग सिंह फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि बाबा भड़वाग सिंह मेला कहाँ पर मनाया जाता है। ये ऊना में मनाया जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर हम ऊना डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो देखो, ऊना जिला जो है ना वो प्रेजेंट टाइम में जो हम ऊना जिला देखते हैं वो 1966 से पहले पंजाब के होशियारपुर ज़िले की तहसील जो था वो हुआ करता था। 1966 से 1972 तक ये कांगड़ा ज़िले का भाग रहा और 1972 में इसको एक अलग ज़िले का दर्जा जो था वो दिया गया था। 1972 में ये एक अलग ज़िला जो है वो बनता है। अगर हम फिर भी एंशियंट ऊना की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम का जो ऊना है वो जसवां रियासत के अंतर्गत जो था वो आता था और जसवां रियासत की स्थापना पूर्वचंद के द्वारा की गई थी। 1170 ईस्वी में जो था वो पूर्वचंद के द्वारा जसवां रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। अगर हम मेलों की बात करें तो मेले देखिए कौन कौन से हैं। मेले हैं चिंतपूर्णी मेला, बसौली मेला, पीर निगाह मेला हो गया, बाबा भड़वाग सिंह मेला हो गया, एक मैडी मेला है। ये मैडी मेला बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैडी मेला भी जो है वो ऊना में मनाया जाता है। इतना ध्यान रखें, काफ़ी है। 124 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सिकरी इज अ फोक डांस ऑफ पीपल ऑफ विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो सिकरी फोक डांस, टैट में भी ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। सिकरी जो डांस होता है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, चंबा में परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंबा में ये सूही मेला के दौरान जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और सूही मेला कहाँ पर मनाया जाता है, चंबा जिले में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है। सूही मेले से ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये भी बनता है कि सूही मेला कौन से महीने में मनाया जाता है। सूही मेला जो है वो अप्रैल के महीने में जो है वो मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा मेला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही जो है वो भाग लेते हैं। तो हिमाचल का ये सूही मेला ही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही जो हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है जी। चंबा के अगर हम इंपॉर्टेंट डांसेस की बात करते हैं, एक तो डांस आपने सिकरी डांस जो है वो पढ़ लिया। चंबा में जो है वो झंझार डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में जो है वो ढांगी डांस परफॉर्म किया जाता है। चंबा में जो है वो डांडरास डांस भी परफॉर्म किया जाता है। नुआला चंबा में परफॉर्म किया जाता है। नुआला जो है वो गद्दियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, चंबा में भी और कांगड़ा में भी, जहाँ पर भी गद्दी रहते हैं। और नुआला भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड जो है वो होता है। झांकी और हंतार भी जो है वो चंबा में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये चंबा के इंपॉर्टेंट आपने डांसेज जो है वो ध्यान रखना है। चंबा में जो है ये डांसेज परफॉर्म किए जाते हैं। सूही मेला भी हमने साथ में कवर कर लिया। 125 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमालय पर लाल छाया बुक वॉज रिटन बाय। तो हिमालय पर लाल छाया किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। हम अक्सर अलग अलग किताबों को जो है वो पढ़ते रहते हैं, हिमाचल की जो किताबें बनती हैं। हिमालय पर लाल छाया किताब जो है वो हिमाचल प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री के द्वारा जो था वो लिखी गई थी। ये मुख्यमंत्री का क्या नाम था, श्री शांता कुमार। श्री शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, हिमालय पर लाल छाया किताब जो है वो शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई थी। शांता कुमार जी के द्वारा और भी किताबें लिखी गई। इनके द्वारा धरती है बलिदान की किताब लिखी गई। इनके द्वारा जो था वो लाजो किताब लिखी गई। इनके द्वारा जो था वो देश भगत स्वामी विवेकानंद किताब जो था वो लिखी गई। धरती है बलिदान की किताब इनके द्वारा जो था वो लिखी गई। तो ये किताबें शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई और आपको पता चला कि शांता कुमार जी जो था वो हिमाचल प्रदेश के पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री थे। अदरवाइज तो हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को जो है हम पढ़ते हैं कि वो जो था वो पहले मुख्यमंत्री थे और पहले नॉन कांग्रेस मुख्यमंत्री शांता कुमार थे। ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे। यहाँ पर ऑप्शन में रणजौर सिंह भी जो है वो दिया गया है। रणजौर सिंह के द्वारा भी क्या कोई किताब लिखी गई है, बिल्कुल। तारीखे रियासत सिरमौर किताब जो है वो रणजौर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। यहाँ पर LC पांडे किताब जो है, LC पांडे का नाम जो है वो दिया गया है। इनके द्वारा भी क्या कोई किताब लिखी गई है। इनके द्वारा प्राचीन हिमालय किताब जो है वो लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमाचल किताब LC पांडे ने लिखी है। LC पार्थी हो गया। LC पार्थी की अगर हम बात करते हैं, लालचंद पार्थी की बात, तो इनके द्वारा जो है कुल्लू देश की कहानी किताब जो है वो लिखी गई है। कुल्लू देश की कहानी किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये किताबें जो हैं वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। इन किताबों को ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर फंक्शनिंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो फंक्शन करती हैं। कितनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश में जो 5 MC जो हैं वो आती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कितनी 5 आती हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अच्छा, 5 एमसी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। ये 5 एमसी जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो देखो शिमला तो आप पढ़ते हैं। शिमला के बाद धर्मशाला जो है वो बना, फिर उसके बाद जो है वो मंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बनाई गई, पालमपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बनाई गई और सोलन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बनाई गई। तो अब ये टोटल 5 एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश में आती हैं। आपको पता चल गया ये कौन कौन सी जो है वो आती हैं। अच्छा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी क्लियर हो गया आपको कि 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन सी ये 5 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हिमाचल प्रदेश में है ये भी पता चल गया। क्वेश्चन पूछने वाले को और भी डिटेल में जाना है तो वो शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो 1852 में जो था वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ये आपने ध्यान रखना है। 1852 में जो था वो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो इतना सब ध्यान रखें। 127 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है 4 हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो दिए गए हैं। इनकी कैपेसिटी हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद ही आपको कि कौन सा हाइडल प्रोजेक्ट ऐसा है जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले तो दिया गया है पार्वती की अगर हम बात करते हैं तो पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर बनी हुई है। पार्वती जो कि ब्यास की एक सहायक नदी है उसके ऊपर ये बनी हुई है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है तो लगभग 2051 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद करछम वांगटू परियोजना दिया गया है। करछम वांगटू परियोजना जो है वो कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर जिले में पड़ती है। लगभग 1000 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी है। सतलुज रिवर बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। यहाँ पर नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो दिया गया है। इस परियोजना की कैपेसिटी है लगभग 1500 मेगावाट जो है उसकी कैपेसिटी है और ये नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो किन्नौर में स्थित है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है उस परियोजना को बनाया गया। ये बुधिल परियोजना यहाँ पर दिया गया है। अगर हम बुधिल परियोजना की भी बात करते हैं कि बुधिल परियोजना जो है वो इसकी कैपेसिटी कितनी है, और बुधिल सहायक नदी भी है तो बुधिल किसकी सहायक नदी बनती है? बुधिल जो है वो राबी की सहायक नदी बनती है और बुधिल परियोजना चंबा जिले में स्थित है। बुधिल परियोजना की जो कैपेसिटी है वो 70 मेगावाट जो है वो इसकी कैपेसिटी आती है। तो यहाँ पर पूछा गया था हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी वो पार्वती नदी की है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पार्वती नदी 127 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है जी, यहाँ पर आपको इन परियोजनाओं के बारे में पता चल गया, इतना काफ़ी है यहाँ से ध्यान रखने के लिए। आगे हिम स्वैन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बोलते हैं हिम स्वैन प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश ऑन। तो हिम स्वैन प्रोग्राम जो है वो क्या है? ये नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो हिमाचल के ऑफिस को जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जो गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पर आते हैं। तो हिम स्वैन को जो था वो 2008 में 5 फरवरी 2008 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर तो इजी करके ऑप्शंस को दे दिया गया है, यानी कि 5 फरवरी 2008 है, फिर 2010, 2012, 2014, कई बार 2008 के ही अलग अलग मंथ दे दिए जाते हैं। तो 5 फरवरी 2008 आपने ध्यान रखना है कि हिम स्वैन परियोजना जो था वो इस दिन जो था वो लागू चालू जो था वो की गई थी, या फिर इस दिन जो था वो लॉन्च किया गया था इस परियोजना को। और क्या काम है इसका? वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना पंचायतों में, है ना, हिमाचल की नेटवर्क कनेक्टिविटी को एक तरह से बढ़ाना, ये इसका जो था वो काम था। और हिमाचल पहला ऐसा स्टेट था जिसने हिम स्वैन परियोजना को लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं सैनिक स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल भी स्थित है। अब बोलते हैं कि सैनिक स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये सैनिक स्कूल जो है वो सुजानपुर में स्थित है। सुजानपुर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, सुजानपुर में सैनिक स्कूल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये एकमात्र ऐसा स्कूल है जो कि सुजानपुर टिहरा में जो है वो स्थित है। यहाँ पर सुजानपुर टिहरा की होली भी जो है वो बहुत फेमस जो है वो होती है। वैसे ही इंस्टीट्यूशंस की अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करें, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड HP बोस रहता है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो HP बोस की क्या बात है? HP बोस की स्थापना जो था वो की गई थी 1969 में। देखो पूरी बात सुनना आप ढंग से, 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। एग्जैक्टली 3 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना की जाती है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये शिमला में हुआ करता था और इसने जो था वो शिमला से कुछ टाइम के लिए काम किया। फिर उसके बाद 1983 का टाइम आया, 1983 ईयर था, इसको जो था वो शिमला से शिफ्ट कर दिया गया। शिमला से शिफ्ट करके इसको धर्मशाला में जो था वो बनाया गया और प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि धर्मशाला में ही जो है वो ये स्थित है HP बोस, और HP बोस ही आपका टैट का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाता है और धर्मशाला में इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अगर हम HP बोस की बात करते हैं तो हमारे जितने भी स्कूल्स आते हैं इसके अंडर आते हैं। अभी टैट का पेपर करवा रहा है ये। ऐसे ही जो है वो बोला तो ये भी गया है कि HP बोस जो है वो क्या करेगा, जो स्पेशल एक टीचर रखने हैं इन्होंने, स्पेशल एजुकेटर का नाम इनको ये देते हैं, स्पेशल एजुकेटर का नाम। तो ये स्पेशल एजुकेटर का टैट होगा वो भी HP बोस ही करवाएगा। TGT को लेकर भी बात चली है कि HP बोस करवाएगा। अभी तक तो ये क्लियर चीज़ें नहीं हैं TGT के बारे में, परंतु जब भी क्लियर होंगी आपको बताया जाएगा। सैनिक स्कूल के बारे में जान लिया, HP बोस के बारे में जान लिया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। हमारे पास डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी भी है जो कि उद्यान और वानिकी विश्वविद्यालय है। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, उसकी स्थापना 1985 में
की गई थी। एक दिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट करके बताइए चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। 1978 में चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और जो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय है ये पालमपुर में जो है वो स्थित है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमें धर्मशाला में देखने को मिलती है। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना जो था वो की गई थी। REC के बारे में पूछा गया था एक पेपर में, शायद टेट के पेपर में ही पूछा गया था, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। ये जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। हमीरपुर में ये होता था। फिर 1986 में इसकी स्थापना कर दी गई। 2002 में इसका नाम जो था वो बदल दिया गया और 2002 में इसका नाम बदलकर NIT जो था वो रख दिया गया। NIT ही प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है, ये भी ध्यान रखें। तो इतना काफ़ी है इंस्टीट्यूशंस के बारे में ध्यान रखने को। 130 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड इन। अगर टैट में कोई रियासतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम टाइम चांसेस ये होते हैं कि पहले आपकी जो है वो उन रियासतों की स्थापना किसने की थी वो क्लियर होना चाहिए। गुलेर जो था वो कांगड़ा से ही एक रियासत जो था वो बनी थी और इस रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो गुलेर रियासत है हरिचंद ने इसकी स्थापना 1405 में जो था वो की थी, ये भी ध्यान रखें। दत्तार चंद यहाँ पर दिया गया है। दत्तार चंद ने जो था दत्तारपुर रियासत की स्थापना जो था वो की थी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर करण चंद भी जो है वो दिया गया है। तो करण चंद का नाम आप कहाँ पर पढ़ते हैं, कौन सी रियासत में इनका नाम पढ़ा जाता है? तो हम पढ़ते हैं जुब्बल रियासत। जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो करणचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। तो जुब्बल रियासत की स्थापना करणचंद के द्वारा की गई थी। जुब्बल की जो राजधानी हुआ करती थी वो सोनपुर में हुआ करती थी। सोनपुर इसकी कैपिटल ध्यान रखनी है, अलग सी है थोड़ी, तो पेपर में पूछी जा सकती है। यहाँ पर जयचंद भी ऑप्शन में जो है वो दिया गया है। तो जयचंद भी आपने पढ़ा था। जयचंद भी मैंने बताया था कि ठियोग रियासत की स्थापना, ठियोग जो रियासत थी उसकी स्थापना जयचंद के द्वारा जो था वो की गई थी। ठीक है जी, ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद के द्वारा की गई थी। और ठियोग रियासत भी एक इम्पॉर्टेंट रियासत है हिमाचल प्रदेश की। अगर हम बात करते हैं कि इस रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो कृष्णचंद इस रियासत के अंतिम शासक थे। गुलेर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राजा भूपपाल जो था वो गुलेर रियासत के अंतिम शासक थे। दत्तार चंद के द्वारा दत्तारपुर रियासत की स्थापना की गई, इसके अंतिम शासक थे मियाँ देवी चंद। और करणचंद के द्वारा जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। तो जुब्बल रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राजा भगाट चंद जो था वो इसके अंतिम शासक थे। इतना सब यहाँ से नोट कर लिया तो काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट। तो सिरमौर प्रिंसली स्टेट के लास्ट रूलर कौन थे? यहाँ पर सिरमौर रियासत की बात की जा रही है। सिरमौर रियासत जो है वो ऐसी रियासत है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन डेप्थ में डिटेल में भी जो है वो बन जाते हैं। तो सिरमौर रियासत की हम बात कर रहे हैं स्थापना की। इसकी स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। तो राजा राजेंद्र प्रकाश ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, राजा राजेंद्र प्रकाश के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से राजा राजेंद्र प्रकाश के बारे में जो है वो बन सकते हैं? एक तो स्थापना का पता चल गया, अंतिम शासक ये थे, यहाँ से ये भी पता चल गया। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पचहत्ता आंदोलन भी जो था वो सिरमौर में होता है। ये पचहत्ता आंदोलन कब हुआ था? पचहत्ता आंदोलन 1942 में हुआ था। पचहत्ता आंदोलन ने किसान सभा का गठन भी जो था वो किया था और जिसका सभापति लक्ष्मी सिंह और उसका सचिव जो था वो वैद्य सूरत सिंह को जो था वो चुना गया था। 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो सिरमौर भी एक ऐसी रियासत थी जिसको जो था वो हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। विदाउट एनी अल्ट्रेशन जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। बिना किसी कट कटाव के जो है वो उसको हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। सिरमौर के ही एक ऐसे राजा हुए जिनका नाम अमरचंद था, यानी कि राजेंद्र प्रकाश से पहले अमरचंद जो था वो सिरमौर के राजा हुआ करते थे। इनके द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा सिरमौर में जो था वो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना करवाई गई थी। हिमाचल प्रदेश का ये सबसे ओल्डेस्ट जो है वो पुस्तकालय है और इसके बारे में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो अमर प्रकाश ने इसकी स्थापना करवाई थी। और महिमा लाइब्रेरी स्थित कहाँ पर है? तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये स्थित है। ठीक है जी, ये 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखें, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट है। आगे ये बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में बोलते हैं ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज। तो नूरपुर का प्राचीन जो पुराना नाम है वो पूछा गया है। अगर हम प्रिंसली स्टेट्स में देखते हैं तो नूरपुर भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेमस प्रिंसली स्टेट है और इसका जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो हुआ करता था धमेरी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नूरपुर की कहानी मैंने आपको बहुत बार बताई है कि नूरपुर के राजा जगत प्रकाश जो था वो नूरपुर के राजा जगत प्रकाश नहीं, जगत सिंह जो था वो हुआ करते थे। जगत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे। जगत सिंह ने क्या किया? जहांगीर के सम्मान में, जहांगीर आया था नूरपुर को 1622 में। 1622 में ये यहाँ पर आया अपनी पत्नी के साथ। पत्नी का नाम था नूरजहां। तो नूरजहां को जगत सिंह अपनी बेटी की तरह मानता था, उसको सम्मान देता था। तो उसने जगत सिंह की पत्नी नूरजहां के नाम पर जो था वो धमेरी का नाम बदल दिया और नूरपुर जो था वो इसका नाम रख दिया था। अगर नूरपुर रियासत की स्थापना की बात की जाती है तो इसकी स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा की गई थी। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो इसकी स्थापना की गई थी।
और नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे? वो राजा जसपाल थे। नूरपुर के राजा जो सिकंदर लोधी के समकालीन थे वो भीमपाल थे। नूरपुर के ऐसे राजा जिनके कार्यकाल के दौरान जहांगीर जो था वो नूरपुर से होकर गुजरा था, वो हमने जगत सिंह जो था वो पढ़ लिए। नूरपुर रियासत के ही अगर हम अंतिम शासक देखते हैं तो नूरपुर रियासत के अंतिम शासक थे वीर सिंह, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया नूरपुर रियासत के बारे में। नूरपुर भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पर बन्नेड़ जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। तो बन्नेड़ अगर हम बात करते हैं कि किसका प्राचीन नाम है, सुंदरनगर का ये प्राचीन नाम है। सुंदरनगर का ये बन्नेड़ जो है वो प्राचीन नाम है। और बन्नेड़ की स्थापना किसने की थी? बन्नेड़ की स्थापना गरुड़ सेन के द्वारा जो था वो की गई थी। यहाँ पर देओरा भी जो है वो दिया गया है। देओरा की बात करते हैं तो ये जुब्बल का जो है वो प्राचीन नाम है। और जुब्बल की स्थापना, जुब्बल रियासत की स्थापना हम अभी पढ़ रहे थे कि करणचंद के द्वारा जो था वो जुब्बल रियासत की स्थापना जो था वो की गई थी। परंतु देओरा के फाउंडर कौन थे? देओरा के फाउंडर थे राणा तेगचंद, ये भी ध्यान रखना है। राणा तेगचंद जो था वो इसके फाउंडर थे देओरा के। ठीक है जी, जुब्बल का तो पता ही है आपको। और यहाँ पर हम जो है वो किरग्राम भी देखते हैं। किरग्राम बैजनाथ का जो है वो प्राचीन नाम है। बैजनाथ में जो है, बैजनाथ का जो है किरग्राम प्राचीन नाम है। और बैजनाथ में जो है वो ओल्डेस्ट टेम्पल भी है भगवान शिव का एक। और वो मंदिर किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो वो आहुका और मनियुका दो भाई थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वहाँ से होकर गुजर रहे थे, उनके द्वारा वो मंदिर खोजा गया था। ठीक है, ये पता चल गया आपको। यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस क्लियर हो गए, रिवीजन हो गया, मतलब अच्छे से रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी के लिए, अगर आप जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एचपीआरसीए के एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ जो है वो चलाई है। और उसके लिए हम इस बार वीडियो डिस्कशन के साथ जो है वो हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और वीडियो डिस्कशन के साथ जब क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा तो क्लियरिटी होगी। और टाइम से अगर आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा, टाइम से ज्वाइन करने पर फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये है कि आप पेपर से पहले 2-3 बार रिवाइज़ कर सकेंगे और जो भी हमने पढ़ा होगा वो आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो अपना दे पाएंगे। वो टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी नीचे दी गई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, कमेंट बॉक्स में देखना। और डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ जो हमने शेड्यूल बनाया है उस शेड्यूल को फॉलो करते हैं, उस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। बशर्ते आपको शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको हेल्प मिलने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। शेड्यूल हमने बनाया है 17 तारीख, यानी कि आज ही जो था वो हमारा पहला टेस्ट था। और उसमें हमने हिमाचल की रिवर्स को, लेक्स को और हिमाचल के स्प्रिंग्स को कवर किया था। और उसका वीडियो डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है साथ में। ठीक है जी, वो देख लेना आप। ठीक है, ज्वाइन करना है तो मैंने बता दिया कैसे करना है। 133 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं बल वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बल वैली है, बल वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है वो आती है। इसको सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं और हिमाचल की मोस्ट फर्टाइल वैली है ये। हिमाचल की क्या, मंडी डिस्ट्रिक्ट की कहिए, ये अच्छी खासी फर्टाइल वैली है। और बल वैली को सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। ये वैली जो है वो कहाँ पर, किसके बीच में जो है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो ये स्थित ही है, परंतु ये कौन सी ऐसी धारों के बीच में जो है वो आती है। तो एक तरफ इसके जो है वो शिवालिक आ जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और शिमला का रिज जो है वो दूसरी तरफ जो है वो आता है। तो ये भी क्वेश्चन बना था एचएस में इस तरह से कुछ करके। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिरमौर दिया गया है, तो सिरमौर में क्यारदादून घाटी आती है जिसको पोंटा वैली भी जो है वो कहते हैं। यहाँ पर सोलन दिया गया है, सोलन में दून और सप्रून वैली आती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलन में ही कुनिहार वैली भी आती है। यहाँ पर शिमला दिया गया है, तो शिमला में हम कौन सी वैली पढ़ते हैं, रोहडू वैली पढ़ते हैं। रोहडू वैली को जो है वो पब्बर वैली के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और पब्बर रिवर भी हम पढ़ते हैं। पब्बर रिवर जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि एक लेक से निकलती है, जो लेक है चंद्रनाहन लेक। और चंद्रनाहन लेक जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहाँ से पब्बर लेक जो है वो निकलती है। पब्बर लेक जो है वो टॉन्स की सहायक नदी बनती है और टॉन्स जो है वो आगे चल के यमुना की सहायक नदी बनती है। तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं बादल ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो बादल ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है बादल ग्लेशियर भी। और बादल ग्लेशियर जो है वो हिमाचल के कौन से जिले में जो है वो आता है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं और बादल ग्लेशियर की एग्जैक्टली जो है वो बात करते हैं, तो ये बादल ग्लेशियर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कांगड़ा में आता है, चलो सही बात हो गई, कांगड़ा में आता है। कांगड़ा में ही हम ये
ये बातल ग्लेशियर पड़ते हैं। अच्छा, हिमाचल में ही अगर हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो ग्लेशियर्स में देखो हिमाचल प्रदेश में बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर आता है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। 1936 में इस ग्लेशियर ने भारी तबाही मचाई थी, जिससे चंद्रा वैली का निर्माण जो है वो होता है। चंद्रा वैली में जो है चंद्रताल झील का निर्माण जो है वो होता है। और आपने ध्यान रखना है चंद्रा ग्लेशियर भी जो है वो आता है। चंद्रा ग्लेशियर नाम से ही पता चल रहा है कि चंद्रा भागा ग्लेशियर जो है ये जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित होंगे, क्योंकि चंद्रा और भागा नदियाँ भी हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ जो है टांडी नामक स्थान पर जो है वो आकर मिलती हैं। हिमाचल में हमें गिफांग ग्लेशियर भी देखने को मिलता है। गिफांग ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है, ये जो है वो लाहौल स्पीति में आता है। मयार ग्लेशियर भी आता है जो कि लाहौल स्पीति में आता है, लाहौल स्पीति का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। सोनापानी ग्लेशियर भी आता है, सोनापानी ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो आता है। ज़्यादातर ग्लेशियर हमें जो देखने मिलते हैं वो लाहौल स्पीति में देखने को मिलते हैं। वैसे हमें कुल्लू में भी ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जैसे कि दुधोन ग्लेशियर हो गया हमें कुल्लू में देखने को मिलता है, पार्वती ग्लेशियर हो गया हमें कुल्लू में देखने को मिलता है। तो इन ग्लेशियर्स के बारे में ध्यान रखिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है ना तो वहाँ पर ग्लेशियर्स का भी एक अलग से टॉपिक दिया गया है और ग्लेशियर्स के बारे में हम एमसीक्यू अलग से डिस्कस करेंगे, वीडियो डिस्कशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। वो अगर आपने ज्वाइन की होगी टेस्ट सीरीज तो वहाँ से आपको पता होगा उस बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। तो रिवर चेनाब हिमाचल की 5 ही तो नदियाँ हैं, बार बार बताता हूँ क्योंकि वैदिक नाम पता होना चाहिए। चेनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या आता है, इसका वैदिक नाम अस्किनी जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लिमिटेड नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके वैदिक नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, परंतु बड़ा ही इजी क्वेश्चन बन गया है अभी। सतलुज नदी होगी जिसका वैदिक नाम सतुद्री है, ब्यास नदी होगी अर्जी का वैदिक नाम है, चेनाब नदी का वैदिक नाम अस्किनी है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है, यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। चेनाब नदी वही है जो पहले चंद्रा भागा लाहौल में होती है, मिलती है तांडी में, आगे बहती है चंबा में जो है वो एंटर कर जाती है। चंबा में जो है ये एंटर करती है तो उसके बाद जो है वो इसको किस नाम से जानते हैं, चेनाब नाम से जानते हैं। चेनाब नदी चंबा में कहाँ पर एंटर करती है, ये पांगी वैली में भुजिंद के समीप जो है वो चंबा में एंटर कर जाती है और चंबा को छोड़ भी देती है। फिर जो पोडर वैली आती है वहाँ पर चंबा को छोड़ देती है, पोडर वैली, या फिर पोडर वैली में ये एंटर कर जाती है, वो कश्मीर में पोडर वैली पड़ती है। संसारी नाला के समीप जो है ये चंबा को छोड़ देती है, ठीक है। और ये बहती कितना किलोमीटर है चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर जो है वो बहती है। अब चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश की जो है वो सबसे बड़ी नदी है इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम बात करेंगे, और वैसे इन टर्म ऑफ लेंथ हिमाचल की सतलुज सबसे बड़ी नदी है जो हिमाचल में 320 किलोमीटर जो है वो बहती है। ये आपने ध्यान रखना है कौन सी नदी कितना किलोमीटर बहती है। सबसे छोटी नदी तो यमुना आ जाती है, और यमुना नदी पहले तो ये उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल की ओर आती है, तो हिमाचल में ये कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यमुना नदी की बात करते हैं स्पेसिफिक रूप से तो हिमाचल में ये खोदर मांझी नामक स्थान में एंटर कर जाती है। हिमाचल को छोड़कर ये हरियाणा में प्रवेश करती है, हरियाणा में ये प्रवेश करती है ताजेवाला नामक स्थान पर। तो ये भी यमुना नदी के बारे में आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं रावी नदी की, जिसके किनारे चंबा शहर जो है वो बसा हुआ है, रावी नदी भी जो है वो इंपॉर्टेंट नदी है हिमाचल की, और ये कितना किलोमीटर हिमाचल में बहती है, लगभग 158 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। ब्यास नदी इंपॉर्टेंट है जिसके किनारे जो है वो कुल्लू आता है, नदौन आता है, और मंडी भी जो है वो उसके किनारे आता है। तो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल में कितना किलोमीटर जो है वो बहती है, लगभग 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो इन नदियों के बारे में ध्यान रखें कितना बहती हैं, वैदिक नाम इनका, सहायक नदियाँ रहने देते हैं, बाकी हमने डिटेल से तो जान ही लिया नदियों के बारे में, कहाँ कहाँ से ये एंटर करती हैं, कहाँ कहाँ पर छोड़ जाती हैं वो भी पता चल गया यहाँ से आपको। तो इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। और जिनका भी पेपर है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।